कि आवर जजमेंट वॉज नॉट अगेंस्ट ए रिलीजन। ये जो स्कैम था विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स ये पॉसिबल नहीं। सब ने मिल बांट के खाया है से कहते हैं। अब इसके ऊपर सियासी रोटियां जो हैं वो सेकना शुरू हो गए हैं। बड़े नेता का जम्मू में नाम आया था, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो अपनी गाड़ी की डिक्की में तहसीलदार साहब लेके घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन वैद और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का 1-to-1 प्रोग्राम। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कई सोशल इश्यूज़ को उठाया है। न केवल उठाया है बल्कि हाई कोर्ट को भी बाधित होना पड़ा है कि उस पर कार्रवाई की जाए, और उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन भी दी हैं स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे वो रोशनी लैंड स्कैम की बात की जाए, चाहे वो गवर्नमेंट बंगलोज की बात की जाए, जिस पे अभी भी इलीगली जो है कई जो साबिका नेता हैं या लीडर हैं वो अभी भी काबिज हैं। हम स्वागत करते हैं, शेख शकील साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटर जम्मू में। शुक्रिया आपका वैसा। शकील सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रोशनी लैंड स्कैम की, क्योंकि इस पे काफ़ी कुछ डिस्कस भी हुआ, कई बयान भी आए, ये एक सियासती मुद्दा बन गया। ये मुद्दा जो आपने जब उठाया तो आपने सोचा था कि इतने बड़े बड़े जो नाम हैं इसमें वो आ जाएंगे? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था उस वक्त जी, लेकिन मैं अगस्त 2011 की बात करूं जी, जब हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 19/2011 प्रोफेसर एस के बल्ला दायर की थी, उसमें हमने यही गुहार लगाई थी कि डिवीज़न बेंच से कि एक SIT कॉन्स्टिट्यूट की जाए जी, जिसमें ऑफिसर्स हों इम्पेकेबल इंटीग्रिटी के, जो विजिलेंस से हों, रेवेन्यू से हों, जी, जो एलिगेशंस हैं लैंड ग्रैबिंग के अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स, अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, जो उन एलिगेशंस को एग्जामिन करें। जी, उस वक्त हमारे पास तथ्य जो थे वो नहीं थे, मैं आपको साफ बात कहूँगा। हालांकि हमारे पास कुछ RTI के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ पुलिस के ऑफिशियल्स थे, हमने जो RTI से इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि पुलिस के कितने लोग हैं जिनके पास सरकारी ज़मीनें हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हुए। लेकिन जो ही वैद साहब ये पिटीशन चलती गई, मैं मालूम हुआ कि पैंथर्स पार्टी के एक विधायक हैं यशपाल कुंडल जी, उन्होंने असेंबली में एक क्वेश्चन किया था कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी स्टेट लैंड जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन में है जी। तो असेंबली में भी शायद आंकड़े नहीं दिए गए, तो मैंने वहीं से थ्रेड पकड़ा और हाई कोर्ट में हमने एक और दरख्वास्त दे दी कि डिवकाम जम्मू और डिवकाम कश्मीर से ये पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी स्टेट लैंड जो है वो अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। हाँ, हमारे चीफ जस्टिस थे MM कुमार साहब, वो आप रिटायर हो चुके हैं जी। तो उनका एक खंडपीठ था जिसमें मैंने ये बहस की थी। तो उन्होंने अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर सरकार को कहा था कि आप बताइए जम्मू कश्मीर में कितनी ज़मीन जो है पर्टिकुलरली स्टेट लैंड जो अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो आप सबकी जानकारी के लिए ये बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है जी। हाई कोर्ट को बताया गया कि 20 लाख कनाल जो स्टेट लैंड है वो अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन जी, ठीक है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें इसकी सूचना पूरी दीजिए। तो फिर हाई कोर्ट में कुछ 17 के करीब जो कंपाइलेशंस हैं वो डिवकाम जम्मू ने और डिवकाम कश्मीर ने फाइल किए, जिसमें लोगों के नाम जो एनक्रोचर्स हैं उनके नाम भी आए। और फिर उसके साथ साथ आपने देखा कि रोशनी वाला जो मामला था जिसमें 17 FIRs जी बिल्कुल जो है वो रजिस्टर भी हुई, और आपने देखा टाइम टू टाइम हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी किया। और अल्टीमेटली मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, जो हमारी स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो मजाक कर रही थी केसों के साथ। हाँ, बिल्कुल। और आपने देखा कि 9 अक्टूबर 2020 को जब डिवीजन बेंच ने एक हिस्टोरिक जजमेंट यहाँ पे दी डिवीजन बेंच ने, जिसके तहत उन्होंने ये तमाम 17 की 17 जो FIR थी रोशनी की उसको CBI को ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में जो एक्ट था उसको भी बोला कि ये अल्ट्रा वायर्स है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जितने भी बेनिफिट्स इसमें से ड्रा किए गए हैं उसको भी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। तो अभी आपने देखा कि मामला अब दोबारा हाई कोर्ट में आया है। बहुत सारे जम्मू कश्मीर सरकार ने भी और जो प्राइवेट पर्सन्स हैं जो अफेक्ट हुए हैं इस जजमेंट से, उन लोगों ने भी रिव्यू पिटीशंस फाइल किए हैं, और कोई 25 से लेकर 30 तक रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल हो चुकी हैं। और जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं, 22 दिसंबर को इन रिव्यू पिटीशंस के ऊपर बहस होने वाली है। लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वैद साहब आने वाले दिनों में
कि जम्मू कश्मीर सरकार ने रिव्यू क्यों फाइल किया, किसके दबाव में आके किया। हालांकि सरकार ये चीज कह रही है बिल्कुल कि सरकार ये कह रही है कि हमें गरीबों की चिंता है, हाँ, हमें किसानों की चिंता है, लेकिन साथ ही सरकार ये भी लिख रही है कि हमें सीबीआई से भी डर लग रहा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी को जी। तो लगता है ये कि कोई ना कोई दबाव है सरकार के ऊपर। बिल्कुल। और जब से ये जजमेंट आई है तो कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से इस जजमेंट को मॉडिफाई करवाया जा सके। शकील साहब, इसमें एक अहम पहलू देखने को मिला कि इसको एक सियासी रंग तो दिया गया, एक कम्युनल रंग भी दिया गया। वो क्या सही था? क्या वाकई ही एक पर्टिकुलर जो है एक कम्युनिटी है उसी ने ही काबिज है वो इन ज़मीनों पे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, इसके ऊपर काफ़ी मैं पहले भी टिप्पणी कर चुका हूँ। देखिए, अगर आप ये 64 पेजेस की जजमेंट है वैद साहब, इसमें आपको कहीं पे भी वर्ड ज़मीन जहाद नजर नहीं आएगा। हाँ। इसमें आपको कहीं पे वर्ड हिंदू इंक्रोचर नजर नहीं आएगा, कहीं पे वर्ड मुस्लिम इंक्रोचर नजर नहीं आएगा। हाँ। हाई कोर्ट ने कहा था कि एनक्रोचर इज एन एनक्रोचर, और एनक्रोचमेंट रिमूव की जाए, इस लैंड को रिट्रीव किया जाए, और कोई भी हो। लेकिन आपने देखा कि 9 तारीख की जजमेंट के बाद जिस तरह से नेशनल चैनल्स के स्टूडियो में एक इसको मैं ये कहूंगा कि जो कम्युनल रंगत दी गई और एक विशेष समुदाय के ऊपर अटैक किया गया, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद जब आंकड़े सामने आए तो वहां सिचुएशन कोई डिफरेंट थी। और सबसे मजेदार बात मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि आज आप देखिए, हाई कोर्ट ने कहा था कि डिस्क्लोजर कीजिए, पूरा डिस्क्लोजर कीजिए। हाँ। बस सभी लोगों के नाम आने चाहिए, चाहे उसमें राम है या रहीम है या शकील है या वैद साहब है, जो भी हैं उनके नाम सामने आना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनके लोगों के नाम आए, लेकिन एक मखसूस सियासी जमात, ठीक है, जिसकी पतंग अभी बहुत जबरदस्त चल रही है, उन लोगों के जिसे कहते हैं कि जब नाम की बात चली तो आपने देखा कि डीव साहब ने किस तरह से चुप्पी साधी। एक नाम उछला भी यहाँ पे पोर्टल्स के ऊपर, जम्मू के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, किस तरह से कवर अप एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो गई। और फिर उसके बाद ये बात मैंने हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने भी रखी, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया कि आवर जजमेंट वाज नॉट अगेंस्ट ए रिलीजन, अगेंस्ट ए रीजन, अगेंस्ट स्टेटस और अगेंस्ट ए कलर। ठीक है। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो सिलेक्टिव लीकेजेस हैं, ये ओपन कोर्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, हाँ, बिल्कुल। ये जो सिलेक्टिव लीकेजेस हैं, उन्होंने कहा ये बात गलत है। जो भी एनक्रोचर है, चाहे उसकी कितनी बड़ी भी पोजीशन है, आप उसका नाम दीजिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से है, चाहे वो कितनी भी बड़ी शख्सियत। आपने सही कहा कि इसको कुछ सियासी लीडरों ने एज ए टूल इस्तेमाल कर लिया जब डीडीसी के इलेक्शन थे। लेकिन इसके साथ साथ सर इसका एक पहलू ये भी है कि ठीक है, लैंड इंक्रोच हुई, लेकिन जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे या बाकी वो जो विभाग के जो लोग थे, उनके जो है मिली भगत के बिना ये होना मुमकिन नहीं था। क्या कोर्ट में उसका भी संज्ञान लिया है? देखिए, जो कोर्ट ने जो मामला सीबीआई को रेफर किया है, तो उसमें तो कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी एक विशेष डिपार्टमेंट के लोगों को कोई एमनेस्टी होगी इसमें। ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है उसमें एक्सप्रेसली जम्मू कश्मीर सरकार लिख रही है कि जो सीबीआई की जांच है ये हमारे ऑफिसर्स को तंग करना शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये रिव्यू पिटीशन में जम्मू कश्मीर सरकार लिख के दे रही है। हाँ। और मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कैम था, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स ये पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कोई जमीन कमर्शियल थी तो रेवेन्यू वाले को मालूम थी ये कमर्शियल है, बिल्कुल, तो उससे रेजिडेंशियल रेट क्यों लिए गए। अगर कोई जमीन रेजिडेंशियल थी तो उसको एग्रीकल्चर किसने बताया, ये रिपोर्टें जो गलत रिपोर्टें थी ये किसने दी। अगर कोई जमीन जो जेडीए को मुंतकिल हो चुकी थी और वो रोशनी के जुमरे से बाहर थी, क्या वो रेवेन्यू वालों का फर्ज नहीं बनता था कि उस फाइल में एक रिपोर्ट लिखें कि इस फाइल के ऊपर जो है रोशनी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये जमीन जेडीए को मुंतकिल हो चुकी है। हाँ। तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मैं आपको कहूंगा जो ये बात आप मानते हैं कि लूट खसूट हुई और सभी ने मिलकर, बिल्कुल जनाब, इसमें इस हमाम में सभी नंगे थे। और ये मैं आपको एक चीज कहूंगा, सब ने मिल बांट के खाया है, इसे कहते हैं। अब इसके ऊपर सियासी रोटियां जो है वो सेकना शुरू हो गए हैं और आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी सियासत इसके ऊपर गरमाएगी। आपने काफ़ी अहम बात कही कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की है। कहीं ना कहीं अब जो एक ये दबाव है उन पे, उन रेवेन्यू ऑफिसर्स का, वो जो उस लॉबी में रह चुके हैं, जानते हैं, जो लूप होल जानते हैं, और इसका वे आउट क्या है अब, क्योंकि कोर्ट को भी जब उन्हें एक्शन लेना है और उनको एजेंसी
एजेंसीज के थ्रू ही लेना है। तो क्या यहाँ की एजेंसीज जो है, जो अभी जैसे उनका कहना है कि सीबीआई उनको तंग कर रही है, तो आगे इसका वे आउट क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये मामला अभी उलझ जाएगा आगे? देखिए वैसा एक चीज़ तो बिल्कुल साफ शफाफ हो चुकी है कि सरकार जो है बैकफुट पे आ चुकी है। जो सरकार पहले ये कह रही थी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है ऑन लैंड माफिया, आज वही सरकार की जो कुछ है ना शब्दावली, उसमें थोड़ी सी आपको तब्दीली बदलाव आ गया। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, सीबीआई से केस वापस लाए जाए और हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो को दिए जाए, क्योंकि एंटी करप्शन बहुत अच्छी एजेंसी है, क्योंकि वो हमारी अपनी एजेंसी है। जी। वो 7 सालों में जो उन्होंने सेवा की एंटी करप्शन ब्यूरो ने, ये चाहते हैं कि दोबारा 10 साल आहिस्ता आहिस्ता जो रफ्तार होती है ना कछुए की रफ्तार में, जिस तरह हाईकोर्ट ने कहा कि कछुए की रफ्तार से तफ्तीश चल रही थी, तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई से केस लाए जाए वापस, और मतलब दिल्ली से अब गाड़ी वापस लाई जाए जम्मू। जी। तो ये जम्मू कश्मीर सरकार का स्टैंड है, और मैं आपको ये बात बिल्कुल वसूख से कहना चाहता हूँ, सरकार करप्ट ब्यूरोक्रेसी को शील्ड करना चाहती है, ये मैं आपको साफ कहूंगा। और वो ब्यूरोक्रेट्स कौन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो जम्मू के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं, वो जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर भी रह चुके हैं, वो इस टाइम दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी के फुल सेक्रेटरी हैं। इस किस्म के लेवल के जो जब ऑफिसर्स इस स्कैम में इन्वॉल्व है, आप समझ सकते हैं कि सरकार का दबाव कितना हो। बिल्कुल, कौड़ियों के भाव जो है वो उस वक्त ज़मीन बेच दी गई। ये बात थी रोशनी लैंड स्कैम की। इसके बाद आपने जो है एक और सोशल काज उठाया, और जो लोगों में भी काफ़ी इस बात को लेकर चर्चा थी कि जो एमएलएज, जो फॉर्मर एमएलएज हैं या लीडर्स हैं, जो सरकारी बंगलों पे काबिज हैं और सभी सुख सुविधाएं उनके पास हैं, उनके खिलाफ भी जो है उनको वक्तन जो है कोर्ट ने एक डायरेक्शंस भी दी हैं स्टेट डिपार्टमेंट को, लेकिन क्या कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए आपको एक मैं मजे की बात बताऊंगा, हमारे भारतवर्ष में लोगों ने यूपीए को रिजेक्ट किया। कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम, बड़े बड़े स्कैम जिसको मीडिया ने उभारा, ठीक है। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने भारतवर्ष के लोगों को ये यकीन दिलाया कि ये एक करप्ट रजीम थी, इस रजीम को बदलना है, ठीक है। अब हमारे पास एक सरकार बनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जिसमें कोलिशन थी भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी, बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद जून 2018 में वैसा इनका तलाक हो गया आपस में। जब इनका तलाक हो गया तो जो इनके मिनिस्टर्स थे, जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज में ए टाइप की कोठीज में बैठे हुए थे, क्या इन लोगों को 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर, क्या वो जो रिहायशी बंगलो थे, जो कि एंटाइटलमेंट किसकी है वैसे साहब, एक मिनिस्टर की, बिल्कुल, जो एक विधायक की, जो किसी चेयरमैन कॉर्पोरेशन की एंटाइटलमेंट है, क्या ये लोग ना ये एमएलए रहे ना ये मिनिस्टर रहे, असेंबली तो खत्म हो गई, जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म हो गया, तो क्या वो लोग जो बड़ी हाई मॉडल ग्राउंड लेते थे, जो ये कहते थे कि यूपीए करप्ट है, और आप मुझे बताइए प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली में लुटियन से एविक्शन नोटिस दिया गया और उसे बंगला खाली कराया गया, बिल्कुल, क्या ये प्रिंसिपल इन लोगों के लिए लागू नहीं? यहाँ तक पीडीपी के कुछ नेताओं ने जो है वो भी बंगलो जम्मू में वैकेट किए। देखिए यहाँ पे हर्षदेव जी गांधीनगर में रहते थे, सुनने में आया वो सैनिक कॉलोनी शिफ्ट हो गए हैं। तारिगामी साहब का जम्मू में भी रिहाइश थी और श्रीनगर में थी, उनको कहा गया कि दोनों में से आप एक रिटेन कर सकते हैं। तारिगामी साहब मैंने सुनने में आया नरवाल शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन जो हमारे रूलिंग एलिट है, ठीक है, जो मेरे पे और आप पे उंगली उठाते हैं, लेकिन वो ये बंगले क्यों नहीं खाली कर रहे? और बड़ी मजेदार बात, हमारे जितने भी ये मंत्रीगण हैं, किसी का रूपनगर में मकान है, हाँ, किसी का लोअर रूपनगर में मकान है, बिल्कुल, किसी का जानीपुर में मकान है, किसी का मढ़ में मकान है, सभी लोगों के। आप देखिए सिटी ईस्ट का जो एमएलए है, एक्स एमएलए राजेश गुप्ता, उसका सिटी में अपना घर है, लेकिन उसको ए टाइप की कोठी मिली हुई है, प्लॉट मिला हुआ है। तो कहने की ये बात है कि जो लोग दूसरों की जो गलतियां थी उनको हाईलाइट करते थे, मतलब आज देखिए जून 2018 से गैर कानूनी तौर के ऊपर इन बंगलोज में रह रहे हैं, और अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि जलीलो ख्वार होकर ये निकलना चाहते हैं। हाँ। और हाई कोर्ट में 22 तारीख को पेशी है। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट पूरी लिस्ट, पूरा रिकॉर्ड जो है वो सबमिट कर चुकी है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि बाकायदा
बाइज्जत तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इनको ये बंगलोज खाली करने पड़ेंगे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, आज भी मैंने एक वीडियो में, अगर कोई नहीं करता तो क्या फोर्सफुली भी हो सकता है ये सर? क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सरकार जो है वो बेबस है? मैं तो ये चीज कहना चाहता हूँ, नालायक है कमिश्नर सेक्रेटरी एस्टेट्स, नालायक है हमारा डायरेक्टर एस्टेट्स। मैं नालायक नहीं कहूंगा, अपने शब्द वापस लेता हूँ। उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि उनकी भी नौकरी का मामला। लेकिन दबाव से पहले सवाल ये उठता है शकील साहब कि एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जो, जैसे कि आपने कहा यूपीए के वक्त लोगों ने इसलिए उसको नकार दिया क्योंकि उनको ये था कि ये करप्ट हैं लोग। अब ये कैसा एक मॉरल सेट कर रहे हैं, एक कैसा एक सेट ऑफ एग्जांपल्स जो लोगों के सामने रखेंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए? बिकॉज क्योंकि ये लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के ही, और लोगों की ही जो एस्पिरेशंस हैं उसको ये दरकिनार करते हैं। देखिए वैद साहब, कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी जी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। एक्चुअली ये जो इनकी आदतें बिगाड़ी हैं जी, ये जो पहले लोग सरकार में थे उन्होंने बिगाड़ी है। हाँ। जो गांधीनगर का जो विधायक था यहाँ से पहले, हाँ, कविंदर जी से पहले, वो 4 पुलिस की जिप्सीज लेकर गांधीनगर में घूमते थे और एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट अपने ऑफिशियल बंगलों के बाहर जी बिल्कुल उन्होंने लगाया हुआ था, हाँ, कहते हैं। और आप देखते थे कि उनके बंगलों के बाहर डिपार्टमेंटों की कोई 15 गाड़ियां खड़ी होती थी। बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो आदतें उन्होंने, ये जो शौक जो इनको पड़े हैं, ये शौक हमारे पुराने साथियों ने डाले। ये कहते हैं कि अगर वो ऐश करते थे, हाँ, तो हम ऐश क्यों ना करें। हाँ, लेकिन मैं इनको ये चीज कहना चाहता हूँ, ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इनकी जो नर्सरी है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है, हाँ, जहाँ पे असूलों की बात की जाती है। बिल्कुल, ठीक है। जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, हाँ, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, बिल्कुल, उन लोगों की मेहनत की वजह से आज ये लोग पावर में हैं। लेकिन इनको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जो पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जो पार्टी के जो असूल हैं, वो सुप्रीम होते हैं। और दूसरी बात, सबसे दुख की बात ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वादा किया था जम्मू का विकास करने का। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे। ये वो लोग थे जो कहते थे कि हमने जम्मू को आर्टिफिशियल लेक देनी है। ये वो लोग हैं जो कहते थे हम जम्मू का पर्यटन बढ़ाएंगे। आपने देख लिया कितना विकास। लेकिन सर, ऐसा जो आपने बातें कही उससे निकल के ये आता है कि हमाम में सब नंगे हैं जी, क्योंकि अभी भी सरकारी ज़मीनों पर, चाहे वो साबिका लीडर हो, नेता हो, चाहे अब के हों, सबका कब्जा है। आपने जिनकी बात की, उन्होंने भी, उन पर भी इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने ज़मीन जो है उस पर काबिज़ होकर, नाजायज़ तरीके से काबिज़ होकर अपनी कोठी बनाई है। लेकिन बीजेपी ने पहले वो मुद्दा उठाया, लेकिन बाद में वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए बात ऐसे है, मैं आप पे उंगली तभी उठा सकता हूँ अगर मैं खुद साफ हूँ जी। बिल्कुल, ठीक है। अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी नाम आना शुरू हुए हैं। लेकिन मैं आपको बड़े आराम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सही में आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, फिर आप सभी के नाम दीजिए, ठीक है। मुझे तो ये भी मालूम है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड जी, कि जिस बड़े नेता का जम्मू में नाम आया था, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो अपनी गाड़ी की डिक्की में तहसीलदार साहब लेके घूम रहे हैं। हाँ। उनको इतना डर है कि कहीं वो रिकॉर्ड कहीं दाएं बाएं चला ना जाए, क्योंकि उनको नौकरी का इतनी अब फिक्र हो चुकी है, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से जो 4 साल से यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर है संजीव वर्मा साहब, वेरी अपराइट, वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो 10 साल डिव काम रहे और अपनी सारी जमीनें सीधी कर जाए। यहाँ पे उनसे गुजारिश है, एक तलवार से सबको ट्रीट करें, एक कलम से उस सबको ट्रीट करें, और अल्लाह करे इसी पोस्ट के ऊपर वो रिटायर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अहम जानकारी आपने दी। तो आपने सुना एडवोकेट शेख शकील को, इनका जो कहना है उससे एक बात निकल के साफ आती है कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। यही साफ बात है कि यहाँ के जो नेता हैं वो असूल तो बनाते हैं, लेकिन असूल वो दूसरों के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं होते हैं। तो हम चाहेंगे तो इनकी बात जो भी इन्होंने बातें कही हैं वो सरकार तक, यूटी सरकार तक पहुँचे और उस पर अमल भी हो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।